हम राजस्थान एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ रहे थे। उस एग्रीकल्चर पार्ट में हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ी थी। आज हम उस तीसरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ फसलें पढ़ ली थी। हम पढ़ रहे थे खाद्यान्न फसलें। उस खाद्यान्न फसलों में हम लोगों ने गेहूं के बारे में बात कर ली थी, जौ के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। तो हम उससे आगे पढ़ रहे हैं, जहाँ छोड़ा है उससे आगे। फसल का नाम है बाजरा। मूल रूप से कुछ मेजर प्रश्न पूछते हैं, बाकी आपको यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा क्या फसल आई है नहीं आई है, तो वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेसिक प्रश्न हैं जो हमसे पूछे जाते हैं और हम उसका आंसर नहीं दे पाते तो फिर समस्या आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिक एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, रीड के सिलेबस में हमारा लिखा रहता है कि बाजरा मूल रूप से कहाँ की फसल है। मेजर प्रश्न ही है, तो ध्यान रखना है। 2 चीज़ हैं हम यहाँ लिख रहे हैं। बाजरा मूल रूप से अफ्रीकी पौधा है। अफ्रीकी पौधा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अफ्रीका का है। मूल रूप से जो है ये अफ्रीका का पौधा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पहली लाइन ये है कि मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है। इसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये उत्पन्न होता है। और हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के मामले में पहले नंबर पर है। यानी बोते भी सबसे ज़्यादा हम ही हैं और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। नेक्स्ट लाइन कैसे लिखेंगे? उत्पादन व क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। यानी उत्पादन भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं और बोते भी सबसे ज़्यादा हम ही हैं। यानी एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है। उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। इसके बाद देखिएगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए है, वो तापमान कितना चाहिए नहीं चाहिए वो भी हमें यहाँ से कुछ पता होना चाहिए। बात करें जैसे हम लिखेंगे तापमान, फिर लिखेंगे हम जैसे वर्षा, कितनी वर्षा चाहिए। फिर हम लिखेंगे जैसे मिट्टी, यानी मिट्टी कितनी आवश्यक, कौन सी मिट्टी प्रकार की होती है। ये चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है और हम उसका आंसर जवाब नहीं दे पाते, फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। तो जैसे मैं बात करूं तो मिट्टी के, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तापमान की, तो ये तापमान जो है, तापमान आपका कितना सहन कर सकता है, तो आपका ये 15 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। अब बेसिक सा दिमाग लगाओ कि जब 15 से 32 डिग्री सेल्सियस जब ये तापमान ले चल रहा है, तो डेफिनेट यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, बलुई यानी मरुस्थलीय वाली मिट्टी होगी या अर्ध कांपीय मिट्टी हो सकती है। तो हम मिट्टी लिख रहे हैं, देखिएगा बलुई यानी रेतीली वाली, बलुई कोमा अर्ध कांपीय मिट्टी, दोनों मिट्टियों में ये पैदा हो सकता है, बलुई और अर्ध कांपीय। कांपीय नहीं समझ में आता था, कंपा कीचड़, कंपा, तो उसलिए हम कह रहे हैं अर्ध कांपीय, यानी पूरी तरह से कंपा नहीं होना चाहिए। अर्ध यानी जलोढ़ भी कह सकते हैं, अर्ध जलोढ़ होगी तब भी चल जाएगी, उसमें भी बाजरा पैदा किया जा सकता है। फिर बात आती है वर्षा की, तो बाजरा जो है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा में भी पैदा किया जा सकता है। 15 सेंटीमीटर तक जो है वो बाजरा पैदा किया जा सकता है। ये कहानी है बाजरा में। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ वैज्ञानिक नाम पढ़ने होते हैं। वैज्ञानिक नाम साथ साथ में क्या आप लोगों को इसका उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ अलग है, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसकी किस्म क्या है। मेजर है इसकी किस्म की, कौन सी किस्म कहाँ पूछ जाती है उसके बारे में पूछता है।
तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इसकी किस्म कौन कौन सी है। तो एक मेजर किस्म है, प्रमुख किस्म लिख रहा हूं, प्रमुख किस्म। बाकी तो ठीक है, यहां पर नहीं पूछेगा आप लोगों से। प्रमुख किस्म RCB, हम पढ़ रहे हैं RSCB, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम RCB2। RCB2 एक ही इसकी किस्म है, ऐसे ही पूछेगा वो आपको RCB2 किसकी किस्म है, या बाजरी चरी किसकी किस्म है, तो वो भी पता होना चाहिए। बाजरी चरी 2, बाजरी चरी 2, ये भी इसी की किस्म है, बाजरी चरी 2। फिर देखिए इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, यानी इसका साइंटिफिक नेम क्या है बाजरा का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये प्रश्न भी हमें पूछता है। वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम की जब बात करें तो नाम पढ़ते हैं हम लोग पेनिसेटम, पेनिसेटम टाइफोइडी, पेनिसेटम टाइफोइडी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है वो हमें अभी पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या चीजें हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा एक्स्ट्रा चीजें हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहां पैदा होता है, इसका मतलब बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहीं हमारे पास ही होगा। तो ध्यान रखना है बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो बाड़मेर में है, बाड़मेर। फिर एक और चीज है, कभी ऐसा और आ जाए डेप्थ गहराई में जाकर कुछ प्रश्न पूछ ले कि इसका प्रमुख रोग क्या है, यानी बाजरे में कौन सा कीट लगता है, प्रमुख रोग क्या लगता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि उस रोग के बारे में अगर नहीं पता होगा तो फिर प्रश्न गलत हो जाता है, तो हमें भी पता होना चाहिए। अगर इसके प्रमुख रोग की बात करें तो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग हरी बाली, हरी बाली इसका प्रमुख रोग है, हरी बाली इसका प्रमुख रोग, यानी इसमें कीट जो लगता है वो हरी बाली नामक कीट लगता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, हरी बाली। फिर एक डेप्थ गहराई का नोट डाल के लिख रहा हूं, प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना है, साइड में लिख रहा हूं, प्रश्न आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रश्न चला गलत हो जाएगा। देखिए नोट डाल के लिख रहा हूं, ध्यान रखना है, इधर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। नोट, दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में काजरी संस्थान, काजरी संस्थान जोधपुर ने, काजरी संस्थान जोधपुर ने बाजरे से एक चॉकलेट बनाई, एक चॉकलेट बनाई जिसकी कीमत 5 रुपए रखी गई है, जिसकी कीमत 5 रुपए रखी गई है, मार्केट में उपलब्ध है। ये एक नया फैक्टर है इस बाजरे को लेकर, कभी आ जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना। कभी ऐसे प्रश्न पूछ ले, निम्न में से किस खाद्यान्न से हाल ही में काजरी संस्थान ने चॉकलेट का निर्माण किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाजरे से चॉकलेट का निर्माण कर दिया गया है, और किसने किया है, तो काजरी संस्थान ने किया है। और कीमत कितनी रखी है, तो 5 रुपये रखी है, और कब बनी है, तो ये ध्यान रखना है दिसंबर 2019 में। ये एक बाजरे का नवाचार है, और इसीलिए पूरे विश्व भर में हमारे काजरी संस्थान और बाड़मेर का जो बाजरा है वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। तो इस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखे देखिएगा, अगली हम अगर फसल की बात करते हैं, फसल,
अगली फसल है हमारा वो है आपका चना। इस चने से प्रश्न अगर आता है, अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा जो उत्तर वाला जो जिला है, हम पढ़ते हैं रबी की फसल के लिए लाभदायक मावठ वर्षा, उसके बारे में पूछकर फिर प्रश्न बनाया था। बीकानेर संभाग जो है वो चना उत्पादन के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है, चना उत्पादन के लिए। आपको यहां से केवल और केवल ये पूछता है चने से प्रश्न कि चना एक दलहन फसल है, इसको सब जानते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इस वैज्ञानिक नाम के अलावा इस चने से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। लेकिन इसकी कुछ 2-3 लाइनें हैं एक्स्ट्रा, वो प्रश्न भी हमें आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है, उसको बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा यहां लिख रहे हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं। चने के बारे में लिख रहे हैं गेहूं एवं जौ के साथ, गेहूं एवं जौ के साथ, गेहूं एवं जौ के साथ बोने के कारण इसे, गेहूं और जौ के साथ बोने के कारण इसे गोचनी भी कहा जाता है, गोचनी भी कहा जाता है। कहा जाता है, एक करैक्टर ये है। दूसरा करैक्टर इसी का, चना बेझड़ भी कहलाता है, चना बेझड़ भी कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको गेहूं और जौ के साथ कैसे बोते हैं और इसको बेजोड़ क्यों कह रहे हैं या बेझड़ क्यों कह रहे हैं। हमारी जितनी खाद्यान्न फसलें हैं उसमें चना एक ऐसी फसल है जिसको अगर आपको काटना हो तो हो सकता है आप अगर किसी भी यंत्र का प्रयोग ना करें या किसी साधन का प्रयोग ना करें, हम हाथ से भी उसको उखाड़ सकते हैं, और जब उसको उठाते हैं तो आप देखते हैं तो चने के अंदर आपको गांठें दिखाई देती है, यानी जड़ जो है वो जड़ इसकी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, इसको खींचने पर पूरा बाहर आ जाता है। बाकी और ऐसी कोई फसल नहीं होती है, अगर सूख जाता आप खींचना चाहो तो वो नहीं टूटती हैं, उसको खींचने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, या कहीं न कहीं हम लोगों को उसके लिए आपको दराती का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर वो कटेगा। जबकि ये चना एक ऐसी फसल है जिसको हम अगर बिना दराती पे अगर उसको हालना चाहेंगे तो कल कर हाथ में आ जाएगा, तो इसको बेजड़ कह रहे हैं। फिर गेहूं और जौ के साथ इसको कैसे बोते हैं, तो गेहूं के साथ में देखिए आप लोगों ने अगर खेत देखे हो तो किसी खेती बाड़ी में कभी ध्यान दिया हो तो जैसे मान लो अगर ये खेत बना हुआ है, इस तरह से ये खेत है पूरा पूरा, और ये खेतों में जब गेहूं बोए जा रहे हैं तो इसमें इस तरह से बीच में दीवारें डोली बनती है, जिसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं क्यारी बनाना, इस तरह से, और बीच में ये क्यारियाँ बन जाती हैं। और इन क्यारियाँ बनने के बाद में अगर आप लोग देखते हैं तो इनकी ये जो है डोली, इसके ऊपर ऊपर चने बो दिए जाते हैं। चने, सरसों, बहुत सारी चीज़ें हमारी खेतों में बोने की तैयारी रहती है, तो इनकी जो डोली पे बोई जाती हैं तो वो सारे इसको काटने में भी आसानी रहती हैं और बाद में इकट्ठा करने में बड़ी आसानी रहती है। तो इन डोलियों पे बोते हैं, इसीलिए कह रहे हैं गेहूँ और जौ के साथ बोने के कारण इसको गोचनी कहते हैं। अब जो क्या होता है, जो हमने कल पढ़ लिया था कि जो क्या काम आता है वो सारी चीज़ हम पढ़ लिया था। तो इस तरह से इसको बोया जाता है, और जो बीच के अंदर जो जगह बच गई है, खाली खाली जो जगह बीच क्यारी में दिखाई दे रही है, इन बीच की क्यारियों में हमारे पास गेहूं और जौ कुछ भी बो दिया जा सकता है, तो इसलिए हमको इसको गोचनी कह रहे हैं। फिर इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, ये हमें पता होना चाहिए। वानस्पतिक नाम वही चाहिए, वानस्पतिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम। हम बात कर रहे हैं वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम। किसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम की बात कर रहे हैं, तो वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम बात कर रहे हैं हम चने का, कि इसका नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
साइसर एराइटिनम। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चने का। दो चीजें क्लियर हुई है यहाँ पर, एक बाजरा खत्म हुआ है और दूसरा हमारे यहाँ पे चना खत्म हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट फसल की और नेक्स्ट फसल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट फसल का नाम है हमारे पास चावल, और इसको इंपॉर्टेंट बनाकर पढ़ना होता है क्योंकि यही से हमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। चावल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना के पढ़ना है क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछता एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा पूछ लेता है चावल के बारे में। पहली प्रश्न ये होता है कि चावल की खेती कितने प्रकार से की जाती है। पहला प्रश्न ये है। हम इंडिया के रेफरेंस में जाएंगे तब वहां पर और बात करेंगे कि चावल की और कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जब बंगाल की बारी आती है तब उस वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम वहाँ पर बात करेंगे। तो दो तरह से पहले प्रश्न ये रहता है कि इसकी जो खेती होती है, इसकी खेती, चावल की खेती की अगर बात करूं तो इसकी खेती पौधरोपण, इसकी खेती पौधरोपण व दाना बिखेर, पौधरोपण व दाना बिखेर दोनों प्रकार से की जाती है या दोनों पद्धति से की जाती है? दोनों पद्धति से की जाती है। की जाती है। पौधरोपण दाना बिखेर, एक एक पौधा पहले उसका बीज तैयार किया जाता है जिसको पौध कहते हैं, और उसको एक जगह से लेकर दूसरे खेत में पानी भरने के बाद में उस खेत में एक एक तरह से चुबा कर रोपा जाता है तो उसको हम कहते हैं पौधरोपण। और दाना बिखेर, खेतों में जब पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद में किसान जो है हमारी मुट्ठी में भर भर कर उसको छिड़काव कर देता है और बाद में उसके अंदर बेल चला देता है, उसको हम कहते हैं दाना बिखेर विधि। ये दोनों विधियों से चावल की खेती होती है। अब यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं। खेती होती है धान की, छत्तीसगढ़ वाला मामला है, अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं या चावल का कटोरा कहते हैं। खेती धान की होती है, उसके ऊपर से छिलका हटता है और छिलका हटने के बाद में जो वाइट वाइट निकलता है उसको हम चावल कहते हैं। बाकी जब धान होता है तो वो अलग ही धान होता है, उसके ऊपर चावल हटने के बाद काम आता है। तो इस चीज़ को भी पता होना चाहिए। दो चीज़ें और है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रश्न आने चाहिए हम लोगों को। देखिए, उष्ण कटिबंधीय, यहीं से एक प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चावल के पौधे को, उष्ण कटिबंधीय चावल के पौधे को, चावल के पौधे को इंडिका, इंडिका तथा उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय चावल के पौधे को, उपोष्ण कटिबंधीय चावल के पौधे को, चावल के पौधे को जापोनिका, जापोनिका कहा जाता है। जापोनिका कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है, एक यह जापोनिका वर्ड आया है और एक वर्ड आया इंडिका। एग्जाम हॉल में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि उष्ण कटिबंधीय जो पौधा है चावल का उसको क्या कहते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय चावल का जो पौधा है उसे क्या कहा जाता है। तो एक पौधा आपका इंडिको कहला रहा है, इंडिका, और एक पौधा कहला रहा है जापानिका या जापोनिका। तो देखिए यहां से एक प्रश्न तैयार होता है कि इंडिया यानी भारत की जलवायु कैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विद्यमान है। यह भी प्रश्न यहां से तैयार हो जाता है। जापोनिका कहाँ है या जापान कहाँ पड़ता है, तो जापान आपको उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र का हिस्सा मिल जाएगा। उष्ण कटिबंध हमारे यहाँ पे गर्मी है,
और भारत में हर प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे जब इंडिया की जलवायु बात करेंगे। विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसने कहा था, नहीं कहा था, ये सारी चीज़ें जब हम बात करेंगे तो हम जब जलवायु की टॉपिक की बात करेंगे इंडिया की, तो उसमें बात करेंगे किसने क्या कहा है। नेक्स्ट चलते देखिए यहाँ पर, फिर इसके लिए अच्छे से याद रखना इसकी सारी भौगोलिक दिशाएं, क्योंकि इसकी भौगोलिक दिशाओं का ही प्रश्न पूछता हम लोगों से, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए 3 चीजें हैं, अच्छे से याद रखना है। तापमान कितना चाहिए, पहली चीज तापमान। दूसरा, वर्षा कैसा होनी चाहिए, वर्षा। तीसरा, मिट्टी, यानी इसके लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और यही हम लोगों से प्रश्न पूछता है कि कितनी कहाँ से आई है, नहीं आई है, वो सारा प्रश्न आ जाता है। तो हम नहीं पढ़ पाते तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तापमान की, तो तापमान कितना चाहिए, तो ये बड़ा विषय रहता है। ग्रीष्मकाल का ही समय बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु हमने उसको बांटा है, लेकिन बारिश जो होती है मूल रूप से वो ग्रीष्मकाल की है। क्यों है, हमने आगे पढ़ा था मौसम, जलवायु और मानसून। मानसून जब याद करा था तो कहा था 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर, 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, और वही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है, तो फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो देखिए अगर बात करें तो तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान चाहिए। तापमान। वर्षा की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से वर्षा चाहिए, 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तब भी काम चलेगा, 200 सेंटीमीटर। और मिट्टी की अगर बात करो तो चिकनी, दोमट, कांप, और एक और नाम लिख लूं, मैं भी यहां पर लिख सकता हूं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, आदि उपयोगी, आदि उपयोगी। यानी ये सारी मिट्टियां होगी तब भी चावल पैदा हो जाएगा। और चावल की हमेशा एग्जाम हॉल में या तो आपको यही पूछता है कि चावल की भौगोलिक दशाएं क्या हैं, यानी उसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है, या फिर कौन से मिट्टी में पैदा होता है, या फिर वो डेप्थ गहराई में जाकर पूछता है चावल के बारे में कि चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, तो 125 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी तो काम चल जाएगा। इसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट है कि चावल की किस्म कौन कौन सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चावल की किस्में, चावल की किस्में, किस्में कौन कौन सी हैं, ये हमें पढ़ना है। 2-4 नाम तो इजी हैं जो सबको याद रह जाते हैं, लेकिन एक नाम में जहां उलझते हैं वो क्या उलझता है बताऊंगा बाद में, इसी में पढ़ेंगे। उलझ कहाँ रहे हैं उसको भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी नाम में उलझ जाते हैं और हमारा प्रश्न फिर गलत हो जाता है, हम उस प्रश्न को राइट नहीं कर पाते। इन चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। 2-3 नाम सबको पता है, 2-3 नाम सबको पता है कि हम तो बासमती खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बासमती से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ और भी चाहिए। इंडिया के रेफरेंस में जाएंगे तब वहाँ जाके और अलग पढ़ाऊंगा कि कौन सी चावल की फसल कहाँ पैदा होती है, उसके भी बारे में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कल राइसन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, तो चंबल, चंबल, कलर चेंज कर लेता सही रहेगा, चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, बासमती, जया, BK 190 नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, BK 190, और एक है माही सुगंध,
यह माई सुगंधा, माई सुगंध या माई सुगंधा कुछ भी आ जाए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर कैसे गलत होता, प्रश्न में क्या समस्या आती है बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम इस माही सुगंध की, और एक नाम पढ़ते हो आप लोग माही कंचन, गलती यही होगी माही कंचन, और एक नाम और लिख लेता हूं मैं यहां पर माही धवल। इन्हीं में गलतियां होगी, इन्हीं में गलतियां होगी, 100% ये गलती यही करवाता है। माही सुगंध, माही कंचन, माही धवल, प्रश्न पूछता निम्न में से कौन सी चावल की किस्म है। तो याद रखना है, सुगंध जब चावल बनता है तो खुशबू आती है, जिसको अमीर भाषा में बोलते हैं सुगंध आ रही है, वाओ क्या टेस्टी चावल बने हैं, तो सुगंध की बात करता है। तो जब बात करें कि माही सुगंध किसकी किस्म है, तो वो चावल की है, बात करें वो कंचन की, और वो बात करें धवल की। धवल पर्यायवाची सफेद का, धवल पर्यायवाची है सफेद का, और कंचन पर्यायवाची है सोने का, सोने का। तो थोड़ा सा डेप्थ गहराई में ले चल रहा हूं, ध्यान रखना है। कंचन सोना पढ़ते हैं हम लोग, एक इस कंचन को याद करना है सोना, और धवल को याद करना है सफेद। देखो दोनों तरह की बात कर रहा हूं, यही समझा देता हूं। सोना लगभग पीले कलर का होता है, हमारी भाषा में जा रहे हैं ना, और सफेद सफेद होता है। दो मक्का होती है, मक्का, ये मक्का दो प्रकार की होती है, एक हमारी भाषा में बोलते हैं सफेद मक्की, और एक हमारी भाषा में बोलते हैं पीली मक्की। तो कंचन, माही कंचन, माही धवल दोनों मक्का की किस्म हैं, जबकि माही सुगंध चावल की किस्म है, यानी सुगंध आएगी चावल में, और कंचन और धवल होंगे सफेद और पीले, दोनों मक्का की किस्म है। याद रखना है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ये चीज यहां पे बतानी थी, इसलिए मैंने बता दिया है। फिर बात करते हैं हम चावल का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नेम, वानस्पतिक नाम। देखो कभी भी याद रखो, हमारे घरों में तो ठीक है कहानी चलती नहीं चलती हमें नहीं पता, लेकिन होटल में जब भी खाना खाने जाते हो तो आपको खाना के साथ साथ में दो चीज़ें मिलेगी। अंतिम समय में या तो आपको मिलती खिचड़ी, खिचड़ी या मिलता है चावल। तो एक तरह से यूँ कह लो कि खाना भरपेट खाया या नहीं खाया, इसका पता लगेगा हमें ओराइजा सेटाइवा से। ओराइजा सेटावा यानी यूँ तरह रख लो कि चावल जो है वो राजा है, राजा, ओराइजा राइस, राइस राइस है ना, तो इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा, यानी चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। हमारी भाषा में हम कहते हैं बहुत कुछ, एक नाम यूज करते हैं खिचड़ी, लेकिन मैं यहाँ नोट डाल के एक लाइन लिखता हूँ, ध्यान रखना, आ जाए तो कभी याद रखना। खिचड़ी चावल की बनती है, बहुत सारे अलग तरह से बनती है हमें, लेकिन उससे कोई लेना देना ना। खिचड़ी भारत का, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। राष्ट्रीय भोजन का दर्जा दे रखा है खिचड़ी को, क्योंकि हर व्यक्ति की पहुंच में है, इसलिए वो राष्ट्रीय भोजन का दर्जा है खिचड़ी। तो इस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए कि खिचड़ी क्या चीज़ है, तो वो भी यहाँ से आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ और है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और फसल है जिसको हम बात करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखेंगे सही रहेगा। अगली फसल लिखते हैं हम यहीं से, बहुत छोटी सी इसलिए यहीं लिखवा देता हूँ, बाकी आगे लेके जाता, लेकिन यहीं से देखो हम यहाँ टुकड़ा बना देते ताकि कौन किसके साथ है वो चला जाएगा। ये हमारा यहाँ से लेकर इतना, ये कहानी खत्म हो गई चावल में। इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्या सारा हमारा चावल का खत्म हो जाएगा, चावल। अगली फसल हम बात करना चाह रहे हैं, जिस फसल का नाम है वो है आपकी ज्वार, ज्वार। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ज्वार क्या है।
ज्वार। पूछता हमें बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए कि ज्वार में क्या है, नहीं है, क्या चीजें हैं। यहां से भी इसके उपनाम से ही प्रश्न पूछता है, परिभाषा डेफिनेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। उपनाम से प्रश्न कैसे पूछता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ज्वार जो है, ज्वार को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। गरीब की रोटी, गरीब की रोटी व सोरगम, गरीब की रोटी व सोरगम नाम से प्रसिद्ध है। गरीब की रोटी व सोरगम नाम से प्रसिद्ध। गरीब की रोटी व सोरगम नाम से प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध है, तो ज्वार। फिर फसल कैसी है, फसल अगर बात करें तो हम बात करें शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसल, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसल, यानी सूखा और आधा सूखे में यह फसल पैदा की जा सकती है, इसलिए नाम है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसल। फिर देखिए यहां पर कुछ और चीजें हैं, यहां पर ज्यादा प्रश्न नहीं है, इंपॉर्टेंट है वही चीज बात करना है। इसका हम आगे फैक्टर इधर लिख रहे हैं, प्रमुख किस्में कौन कौन सी है इसकी, ज्वार की, तो यही लिख लेते हैं प्रमुख किस्म। प्रमुख किस्म दो ही है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। एक है राजस्थान, राजस्थान चरी वन और चरी टू, राजस्थान चरी वन और राजस्थान चरी टू, इसकी दो प्रमुख किस्म हैं। ये दो प्रमुख किस्म हैं, हालांकि है और भी हैं, लेकिन हम और के हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि PSV SP है तो इस तरह से आपको नहीं पूछेगा वो। फिर इसका एक वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है आप लोगों से, वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम। तो हम बात करें ज्वार का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है सोरगम वल्गेयर, सोरगम वल्गेयर, ये इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है। किसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है, तो ध्यान रखना हम लोगों को ज्वार का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है, ये सोरगम वल्गेयर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट फसल पे। अगली फसल का नाम है मक्का। बहुत कुछ बनता है, एग्जाम हॉल में प्रश्न भी पूछता है, मक्का से बहुत कुछ बनता है और मक्का से हमारे एग्जाम हॉल में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। दो चीजें हैं, हम नोट डाल के लाइन लिखेंगे फिर बात करेंगे। चावल हमारा पता होना चाहिए, भारत का सबसे मुख्य भोज्य पदार्थ अगर कोई है तो वो चावल है। सबसे अधिक खाने वाली फसल है चावल, और चावल के बाद कुछ खाया जाता है तो वो खाया जाता है गेहूं, गेहूं। लेकिन राजस्थान में अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछे कि राजस्थान में मेवाड़ का मुख्य भोज्य पदार्थ कहाँ है, जैसे मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ का मुख्य भोज्य पदार्थ बाजरा हो जाता है। वैसे अगर बात करें मेवाड़ का मुख्य पदार्थ क्या है, तो मेवाड़ की जब बात आती है ध्यान रखना मक्का, ये मेवाड़ का मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा मक्का, ये मुख्य है मेवाड़ का। और ये प्रश्न भी हमें कभी कभी पूछता है एग्जाम हॉल में और हम प्रश्न गलत कर बैठते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखिएगा मक्का विशेष रूप से, मक्का विशेष रूप से, मक्का विशेष रूप से मेवाड़ का, मेवाड़ का भोज्य पदार्थ है, खाने योग्य, या यूं कह लो मुख्य फसल है, कुछ भी कह सकते हैं। मक्का विशेष रूप से मेवाड़ का भोज्य पदार्थ है, इसलिए कहावत चलती है
एक कहावत चलती है हमारे इधर मेवाड़ में कि मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। यानी अगर मक्की खानी है तो इस मेवाड़ की धरती पर रहना होगा, तभी आपको मक्का मिलेगा, अन्यथा हमें मक्का खाने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैदावार हमारे इधर होती है। बोले कहानी दक्षिणावर्त में जाते कर्नाटक बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है, कभी आंध्रा करता है, कभी महाराष्ट्र करता है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में मक्का खा रहा है वो हमें मेवाड़ में मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ें, दो चीज़ें और नाम लिख रहे हैं, कभी आ जाता है, ध्यान रखना है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका व अर्जेंटीना, या क्या लिखा अर्जेंटीना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्जेंटीना में मक्का मांस देने वाले पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। खिलाया जाता है, मोटा ताजा बन जाता है पशु और जल्दी से वो मांस की कैपेसिटी के लिए उपयुक्त हो जाता है, इसलिए उसको मक्का खिलाया जाता है। मक्का एक ऐसी फसल है जिससे पशु जो होता है वो जल्दी बड़ा होता है और वो जल्दी मांस युक्त देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूएसए व अर्जेंटीना में जो है वो मक्की खिलाई जाती है, उसका मक्का का पैदावार इसीलिए होता है, मक्का पेटी है अमेरिका में पढ़ते हैं, उसका पैदावार इसीलिए होता है कि वहाँ पर वो मांस देने के उपयोगी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो दो चीज़ें हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो प्रश्न हमें आना चाहिए। आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, बताता हूं, दो नाम सुने हैं, बताता हूं यहीं पे। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने साइलेज, साइलेज, साइलेज ये क्या है? और एक नाम सुना होगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, जो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है परीक्षा में जब आता है, लूम, लूम। यही दोनों गलती करवाता है कि ये साइलेज क्या है और ये साइलेज और ये लूम क्या क्या है, इन दोनों को भी पता होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, लूम क्या है और साइलेज क्या है। तो देखिए दोनों चीजें अलग अलग है, लिख रहा हूं। पहले बात कर रहा हूं साइलेज के बारे में। मक्का की हरी पत्तियों से, मक्का की हरी पत्तियों से बनाया गया, मक्का की हरी पत्तियों से बनाया गया चारा, चारा जो पशु खा रहे हैं, तो वो साइलेज है। मक्का से बना चारा जो है उसको हम साइलेज कहते हैं। लूम क्या है ये भी यहां पर याद रख लेना है कि लूम क्या है। तो लूम के बारे में बात करूं तो खेजड़ी, खेजड़ी के पत्तियों से, खेजड़ी की पत्तियों से प्राप्त चारा, ये लूम कहलाता है। कैसे याद रहेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। साइलेज देखना है 3 से, मक्का और लूम, थोड़ा सा डेप्थ गहराई में जाना है। खेजड़ी में 3 अक्षर हैं, मक्का में भी 3 अक्षर है, लेकिन उल्टा है, खेजड़ी से लूम, साइलेज मक्का। इस चीज को ध्यान रखना है और यही प्रश्न हमें पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं, इसको हम यहां पर ब्लॉक में लिख लिया है। फिर हम आ जाते हैं मक्का के लिए। देखिए मक्का के लिए तापमान कितना चाहिए, तापमान, वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरो बनाकर उतारते हैं तापमान, तापमान कितना होना चाहिए मक्का के लिए। तो इस मक्का का तापमान जो है वो लगभग 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, सेल्सियस।
इतना तापमान होगा तो काम चल जाएगा। बात करें वर्षा की, तो इसके लिए वर्षा 80 से 130 सेंटीमीटर बारिश हो जानी चाहिए। 80 से 130 सेंटीमीटर वर्षा जो होगी वो मक्का के लिए लाभदायक होगी या मक्का के लिए फायदेमंद होगी। फिर बात करें, यहां पर एक और प्रश्न है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी याद रखना है, मिट्टी जीवांश एवं नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी। एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा, आर्द्रता ग्रही मिट्टी होनी चाहिए। आर्द्रता ग्रही यानी अधिक आर्द्रता ग्रहण करने वाली आर्द्रता ग्रही मिट्टी। क्यों अधिक आर्द्रता ग्रहण वाली मिट्टी चाहिए? क्योंकि बारिश में ही इस फसल का पैदावार किया जाता है, और जब वर्षा ऋतु में इसका पैदावार किया जाता है तो वो मिट्टी आर्द्रता ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। अगर वो आर्द्रता ग्रहण करने वाली नहीं होगी तो उसमें मक्का पैदावार नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसी फसल होनी चाहिए। फिर देखिएगा, अब इसके बाद आती सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है किस्म। इसकी किस्में बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही हमें प्रश्न पूछता परीक्षा में। किस्में क्या है, उसके नीचे फिर हम नोट डाल के भी लिखेंगे। कुछ कुछ काम की चीजें वो हमें पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं किस्मों की कि किस्म है कौन कौन सी हैं। कलर चेंज करके लिखते हैं तो यही हमारा पता रहेगा, ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले लिख रहे हैं माही कंचन। देन नेक्स्ट माही धवल। दो तो ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, माही कंचन, माही धवल। फिर है विजय। फिर है गंगा 11। फिर है अगेती 76। ये तो एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो इम्पोर्टेंट है कि वो कौन कौन सी है, वो चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो फिर प्रश्न गलत होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक और लिख रहे हैं हम लोग, एक और लिख लेते हम लोग, गंगा 2, और एक लिखते हैं W126। ये भी लिख रहे थे, ठीक रहेगी। W126 ये तो ठीक है कहानी। अब आओ नए पे, जो लेटेस्ट आई है और प्रश्न हमें ये पूछने की संभावनाएं बन जाती है, और हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि नई किस्में कौन कौन सी आ गई है। जो नई किस्में आई है ये हम लोगों से पूछी जा सकती है, परीक्षा में लगातार पूछी जा रही है कि नई किस्में आई कौन कौन सी है। तो देखिए लिख रहे हैं कैसे हैं। प्रताप राज हाइब्रिड। प्रताप राज हाइब्रिड 1095। प्रताप राज हाइब्रिड 1095। फिर देखो प्रताप राज हाइब्रिड कितना है इसके बारे में ध्यान रखना होगा। 1010 1010 प्रताप राज हाइब्रिड 1010। और एक और है, एक और नई आई है, प्रताप QPM। जैसा है वैसे भी लिख रहा हूं, प्रताप QPM हाइब्रिड।
हाइब्रिड, ये क्या है तो इसको भी पता होना चाहिए, हाइब्रिड 5। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। देखो अब इधर नोट डाल के लिखूंगा, बिंदु अच्छे से याद रखने काम के प्रश्न कैसे है। नोट का नंबर 1, ये जो तीनों किस्में हैं, ये तीनों किस्में ये याद रखनी होगी, ये लेटेस्ट किस्म है और ICAR इसको प्रमाणित कर चुका है और अब इसको बेची जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये तीनों किस्में जो हैं, ये तीनों किस्में MPUAT द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, द्वारा विकसित की गई, द्वारा विकसित की गई। MPUT पहले भी आया था नाम, और ये विकसित कब हुई है तो ध्यान रखना इसी सेशन में 2020 में विकसित की गई है, अच्छे से याद रखना है। बड़ा लंबा समय लगा है, लगभग 10-15 वर्षों के ऊपर इस पर रिसर्च हुआ है, 10 वर्ष कम से कम रिसर्च हुआ है और 10 वर्ष रिसर्च करने के बाद में इन किस्मों को तैयार करके मार्केट में उतार दिया है और ICAR ने इसको प्रमाणित कर दिया, बिल्कुल आप इस खेती को कर सकते हैं। MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, MPUAT जो उदयपुर में है उसके बारे में है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसने इसको विकसित की है। दो चीजें ये हैं। फिर नोट का दूसरा बिंदु देखिएगा माही कंचन, नोट का बिंदु है माही कंचन और माही धवल, माही धवल, इन दोनों को किसने विकसित किया है? माही कंचन माही धवल किस्मों को कृषि अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा द्वारा विकसित, बोरखेड़ा बांसवाड़ा द्वारा विकसित। यानी ये भी हमें पता होना चाहिए कि माही धवल और माही कंचन कौन लाया है। फिर दूसरा नंबर 2 एक और है W126 जो है, W126 अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना के तहत विकसित, ये मक्का की कहानी है, विकसित। और अब एक लास्ट में कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्का का वैज्ञानिक नाम लिखना है तो हम यहां लिख लेते हैं वानस्पतिक नाम, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि ठीक रहेगा, आप बीच में हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कहां से है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं वानस्पतिक नाम। क्या है वानस्पतिक नाम, तो ध्यान रखना है जिया मेज, ये मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। इतनी सारी कहानी इस मक्का में हमें पता होना चाहिए। अभी ये जरूर पता होना चाहिए, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्रतापराज हाइब्रिड 1095, प्रतापराज हाइब्रिड 1010, प्रताप QPM हाइब्रिड 5 किसकी किस्म है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा। और वहां पर होगा मूंगफली, ऐसा भी पूछेगा, मूंगफली, मक्का और भी कुछ नाम आएगा और हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा कि हम कर ही नहीं पाए, कहां से प्रश्न आ गया, तो ऐसे भी ध्यान रखना है। एक और ही नोट डालकर उसमें लिख रहा हूं वहीं पे, ठीक है, नोट डाल के उसी कॉर्नर में लिख रहे हैं या फिर इधर नीचे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। नोट 2 डाल रखे हैं, तीसरा नोट का बिंदु लिख रहे हैं, लेकिन अलग कलर से लिखूंगा जो आपको पता होना चाहिए। नोट का अलग कलर से डाल के लिख रहा हूं, पता होना चाहिए, पता चल जाएगा है क्या चीजें हैं। देखिए क्या लिख रहा हूं, तीसरा नोट का बिंदु यहीं लिख रहे हैं,
मक्का खाद्यान्न फसल के साथ साथ, बहुत अच्छे से याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, मक्का खाद्यान्न फसल के साथ साथ, फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी हैं, औद्योगिक फसल भी हैं, औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि मक्का में ग्लूकोज व स्टार्च, क्योंकि मक्का में ग्लूकोज व स्टार्च, ग्लूकोज व स्टार्च, मक्का में ग्लूकोज व स्टार्च बनाने की, मक्का में ग्लूकोज व स्टार्च बनाने की क्षमता होती है। क्षमता होती है लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, मक्का का उपयोग ग्लूकोज व स्टार्च बनाने में किया जाता है, इसलिए यह औद्योगिक फसल भी है। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से कि खाद्यान्न के साथ साथ निम्न में से कौन सी औद्योगिक फसल है, तो ये औद्योगिक फसल है मक्का, क्योंकि ग्लूकोज व स्टार्च बनाने में उपयोगी है। गेहूं है, ब्रेड बनते हैं, लेकिन अलग कहानी है, वो सब खाद्यान्न है, तो स्टार्च बन रहा औद्योगिक फसल है। तो ऐसा भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रश्न भी हमें पूछे जा सकते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी से एक्स्ट्रा लाइन लिख लेते हैं। हालांकि प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं सीधा सीधा। एक्स्ट्रा लाइन है, सीधी लिख रहा हूं, बाद में फिर अलग से लिखूंगा। सीधा लिखूंगा, एक लाइन लिख रहा हूं सीधा, फिर एक्स्ट्रा लाइन बाद में लिखेंगे। सीधे एक्स्ट्रा लाइन है ये, खेतों में उर्वरा शक्ति, खेतों में उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, खेतों में उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए दलहन फसलों की खेती की जाती है। दलहन फसलों की खेती की जाती है। विशेष रूप से उड़द व मूंग की खेती की जाती है। ये दो फसलें ऐसी हैं जो विशेष रूप से ऑटोमेटिक नाइट्रोजन का उत्पन्न करता है, और दलहन फसलों में नाइट्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये फायदेमंद रहती है, इसलिए इनकी खेती की जाती है। क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं वो सीधे खेतों में गिर जाते हैं, और पत्ते गिरते हैं तो किसान को बड़ा फायदा रहता है, खाद की मात्रा बना लेते हैं, इसलिए कह रहे उर्वरा शक्ति बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित करती है या की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हम आ जाते हैं आगे हम बात करते हैं, हमने पहले पढ़ा था खाद्यान्न फसलें, अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक फसलें। पहले हम खाद्यान्न की बात कर चुके हैं, फसलें, या इसी को हम कहते हैं व्यापारिक फसलें, या इसी को हम कह सकते हैं मुद्रादायनी। यानी जिनसे पैसा मिलता है, जिनसे व्यापार किया जाता है, वाणिज्यिक फसलें या फिर मुद्रादायनी या कॉमर्शियल फसलें, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये भी हमें पता होना चाहिए प्रश्न कहां से पूछता है।
देखिएगा, इसमें हम सबसे पहली फसल की बात करेंगे। मुद्रादायिनी में इसमें सबसे पहली फसल है हमारे पास नंबर 1, इसमें सबसे पहली फसल है हमारे पास अलसी। अलसी सब जानते हैं, बहुत अच्छे से मेडिसिन में काम आती हैं, फैटी खाने जो हैं उसमें कम यूज होते हैं तो अच्छे से फायदेमंद रहती है, मोटापा जो है उससे भी कम करने में फायदेमंद रहती है, बहुत सारी जगह काम आती है अलसी। लेकिन बेसिक से प्रश्न है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्या चीज़ है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छे से पूछता है वो, मनुष्य ने जब पहली बार अपने तन को कपड़े से ढका था, वह कपड़ा अलसी के रेशे से ही बना था। वह कपड़ा अलसी के रेशे से ही बना था। पहली लाइन क्लॉज बहुत अच्छे से याद रखना है कि मानव तन ने जो सबसे पहले तन ढका था, बॉडी ढकी थी, वो कपड़ा किससे बना था? तो वो कपड़ा बना था अलसी के रेशे से। फिर देखिए क्या काम आता है, इसका तेल निकलता है, इसका तेल मुख्यतः स्नेहक। अब ये समस्या है कि स्नेहक क्या होता है, स्नेहक नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखना, लुब्रिकेशन और भी नहीं समझ में आता है, ग्रीस। स्नेहक क्वेश्चन लिखते हैं हम लुब्रिकेशन, स्नेहक, लुब्रिकेशन व वार्निश में उपयोगी, वार्निश कलर बनता है, दीवारों के ऊपर देखते हैं आप लोग का, कब दरवाजे के ऊपर देखा हो तो दरवाजे के ऊपर से वहां से आप खींचते हैं, पूरी पट्टी नीचे उतर जाती है, वो वार्निश है। फिर देखिए क्या काम है, बाकी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, बस इतना सा प्रश्न आता है, ये चीज याद रखना चाहिए कि अलसी कहाँ काम आती है, मानव कपड़ा देखा वो क्या चाहिए, वो सारी चीजें आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पे, इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है, सरसों खूब आता है परीक्षा में प्रश्न। फिर कह रहा हूं खूब आता है इससे प्रश्न परीक्षा में, और 99% तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ही पूछता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ही पूछा जाता है, और हम राइट आंसर करके आते हैं सेवर भरतपुर में। एग्जामिनर आजकल उल्टा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है, वो सेवर भरतपुर में तो है लेकिन वो कब स्थापित हुआ नहीं हुआ उसके बारे में पूछ लेता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखिए क्या चीज है वो भी हमें पता होना चाहिए। पहली लाइन, सरसों से तेल निकाला जाता है, पहली लाइन, तेल निकाला जाता है, सबको अच्छे से याद है, तेल निकाला जाता है। फिर अगली लाइन, तेल निकालने के बाद बचने वाली लुगदी को, तेल निकालने के बाद बचने वाली लुगदी को खल कहा जाता है। खल कहा जाता है, सब जानते हैं सरसों से तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद जो लुगदी बचती है उसको हम लोग खल कहते हैं। और खल का उपयोग आपको पता होना चाहिए, पशुहार में अधिकांश होता है, पशुहार में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। और जब तेल निकालने जब घानी पे जाते हैं
तो तेल घाणी मालिक जो है वो किसान से पैसा नहीं लेता है, पैसे के बदले वो खल रख लेता है, क्योंकि उसको खल में ज़्यादा फायदा रहता है, इसलिए वो खल रख लेता है, तो उसके बारे में बात कर लेता है। नेक्स्ट देखो, अच्छे से याद रखना है, बहुत प्रश्न पूछता है, तो हमारे पास भी हमें प्रश्न पूछता है, हमें आंसर आने चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और पूछता है, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य की सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है, तो ये भी पता होना चाहिए। देखिए क्या चीज है, हम लिखते हैं राज्य की सबसे बड़ी सरसों मंडी, राज्य की सबसे बड़ी सरसों मंडी सुमेरपुर पाली। पैदा भरतपुर में होता है, फिर बता रहा हूं, सरसों पैदावार अधिकांश भरतपुर की तरफ है, लेकिन पैदा वहां होती है, लेकिन मंडी वहां पर नहीं है। सरसों की सबसे बड़ी मंडी सुमेरपुर पाली में है। फिर हमने पहले पता था इसकी भूसी जो है वो बायोमास बनाने में काम आती है, लेकिन आज एक प्रश्न बन रहा है नया कि इसमें कौन सा नया रोग लगा था, वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए लाइन लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना है, अलग कलर से लिख रहा हूं लेकिन इधर लिख रहा हूं, ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन के कारण 2019 में 2019 में सरसों में 2019 में सरसों में सरसों में वाइट स्टर्ट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सरसों में वाइट स्टर्ट रोग लगा था। प्रश्न यही है, व्हाइट स्टर्ट रोग का संबंध किस फसल से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी रोग है, वो लिख रहा हूं, अन्य रोग कौन कौन से सरसों को, उसके बारे में भी हम यही बात करेंगे, क्योंकि हमारे को पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए यहीं से एक और लाइन लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, चेपा मस्टर्ड, चेपा मस्टर्ड या चेपा कुछ भी आ सकता है, चेपा मस्टर्ड अल्टरनेरिया जुल्सा, या कहीं लिखा जलसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टरनेरिया जुल्सा, इसके अन्य रोग, यानी इसमें लगने वाले रोग हैं ये, इसके अन्य रोग हैं इसमें लगते हैं। अगली लाइन लिख रहे हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। अच्छे से लाइन लिखना, अच्छे से काम आती है, इससे से लिखते हैं वापस कलर से, इससे से लिखते हैं जो काम का है हमारे पास। सरसों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 8वीं पंचवर्षीय योजना, और सन पूछ ले कभी कभी तो सन भी लिख लेना क्वेश्चन में, सन 1993, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम पूछा है, 1993 में स्थापित किया गया। ये भी हमें आना चाहिए। पंचवर्षीय योजना थे 8वीं, लेकिन स्थापित कब हुआ है, तो 1993, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसकी प्रमुख किस्में, इंपॉर्टेंट वही है, किस्म कौन कौन सा आता है, तो प्रमुख किस्में, एक दो नाम ऐसे हैं जो गलत होते हैं, इसलिए उसके बारे में लिखना जरूरी है।
प्रमुख किस्में, यानी सरसों की कौन कौन सी किस्म हैं। देखिए सरसों की किस्मों में बात करूं तो सबसे पहला है पूसा कल्याण। पूसा कल्याण, इसके क्वेश्चन लिख सकते हैं हम। लोटनी सरसों, छोटा छोटा सरसों है उसके बारे में बात करता है। लोटनी सरसों, पूसा कल्याण, लोटनी सरसों, रजत, देखिए नाम है रजत, बहुत अच्छे से याद रखना है। रजत, प्रश्न गलत हो जाता है। रजत, वरदान, वरदान, पूसा बोल्ट या पूसा बोल्ट लिख लेते हैं। पूसा बोल्ट, पूसा बोल्ट आ सकता है, पूसा बोल्ट भी आ सकता है ना, कोई फर्क नहीं है। पूसा बोल्ट नहीं लिखते, इसको सही लिखते हैं हम, एक मिनट। पूसा बोल्दड़, पूसा बोल्दड़, क्रांति, रोहिणी। ये कुछ अच्छे से नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सरसों की सारी किस्में हैं, और नहीं तो ये फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। एक दो और नाम और है, बताता हूँ, आ जाए तो ठीक है लिख लेना, बाकी कोई चीज़ें नहीं है। एक नाम है जय किसान, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जय किसान। फिर लास्ट में हम इसका लिखता है वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है उसके बारे में बात करता है, तो नाम है ब्रेसिका, ब्रेसिका कॉम्पेस, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, इस तरह से लिखा जाता है, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। ये है सरसों की कहानी। सरसों की कहानी में इतने से आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है, 1993 याद रखना है, और उसमें से कौन सा है उसके बारे में बात करनी है।